हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं और कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत इस समय अमेरिकी शासन प्रणाली यानी कि अमेरिकन संविधान चल रहा है कि अमेरिका में कैसी संवैधानिक व्यवस्था है। अमेरिकी शासन व्यवस्था यानी कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, इत्यादि विषयों से मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत यूनिट 6 पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा अमेरिकी व्यवस्थापिका सीनेट के बारे में। जैसा कि अमेरिकी व्यवस्थापिका जिसको हम कांग्रेस कहते हैं या उसको हम आम भाषा में संसद कह सकते हैं। कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, एक प्रतिनिधि सभा, दूसरा सीनेट। तो सीनेट के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा और अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आप सीनेट को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो प्रतिनिधि सभा को भी अच्छी तरह से समझ लेंगे और प्रतिनिधि सभा को समझना और भी अधिक आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रतिनिधि सभा और सीनेट करीब करीब दोनों की शक्तियां समान हैं। केवल सीनेट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां अधिक है। सीनेट कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रख सकता है मजबूती से, लेकिन प्रतिनिधि सभा कार्यपालिका के ऊपर मजबूती से नियंत्रण नहीं रख पाता है। इसीलिए सीनेट को हम सबसे शक्तिशाली सदन कहते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको प्रतिनिधि सभा के बारे में बताऊंगा। प्रतिनिधि सभा क्या है, इसका निर्वाचन कैसे होता है, इसके सदस्यों की योग्यता क्या होती है। जैसा कि जो सदस्यों की योग्यता सीनेट की होती है वही योग्यता क्या होती है, प्रतिनिधि सभा की होती है। केवल उम्र का अंतर होता है और निवास संबंधी अंतर होता है। सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है और प्रतिनिधित्व राज्यों के आधार पर दिया गया है। राज्यों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसा कि अमेरिका में 50 राज्य हैं तो हर राज्यों को 2 प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस तरह से सीनेट की सदस्य संख्या कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। वहीं जो प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा इसकी जो सदस्य संख्या है 435 निर्धारित की गई है। सदस्य संख्या 435 निर्धारित की गई है सदस्य संख्या। और जहां सीनेट में हम देखते हैं कि राज्यों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वह राज्य छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, राज्यों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन इस प्रतिनिधि सभा में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस राज्य की उतना प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीटों का बंटवारा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो जैसा कि जो मूल संविधान बना था उस मूल संविधान में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व 30,000 की जनसंख्या पर किया गया था। मूल संविधान में 30,000 की जनसंख्या पर किया गया था। 30,000 की जनसंख्या पर किया गया था मूल संविधान के अंतर्गत। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे सीटों में परिवर्तन होता चला गया, राज्यों का परिसीमन होता चला गया और अंततः 1963 में जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है वह 4,45,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन सुनिश्चित किया गया है। 4,45,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन सुनिश्चित किया गया है। यानी कि एक प्रतिनिधि का यानी कि सीटों का प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के आधार पर किया गया है, 4,45,000 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि अपने भारत में जिस तरह से लोकसभा है, लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है और सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया है। और जब हमारे यहाँ लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों का बंटवारा दोनों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित किया गया है। लेकिन अमेरिका में सीनेट का प्रतिनिधित्व राज्यों के आधार पर किया गया है। यानी कि प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। और वहीं प्रतिनिधि सभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। प्रतिनिधि सभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। तो वर्तमान में कितनी, 4,45,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता है। वही जहां हम देखते हैं कि 435 सीटें हैं, प्रतिनिधि सभा में 435 सीटें हैं, लेकिन इनके अलावा 5 सीटें और हैं इनके अलावा।
इनकी गिनती नहीं की जाती है। जो 5 सीटें हैं इनकी गिनती नहीं की जाती है। इन 5 क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह सदन में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। यह किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वह सीटें कौन कौन सी हैं? कोलंबिया जिले की हैं, कोलंबिया जिले की हैं वह सीटें, सेमोआ की हैं, गुआना की हैं, गुआना की हैं, वर्जिन द्वीप, अमेरिकी वर्जिन द्वीप की हैं, पियोर्टो रिको की हैं। ये जो 5 प्रांत हैं वहाँ अमेरिका में, कोलंबिया है, सेमोआ है और गुआना है, वर्जिन द्वीप है, प्यूर्टो रिको हैं। ये जो 5 हैं इनका भी प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि सभा में सुनिश्चित किया गया है। यहाँ से भी प्रतिनिधि भेजे जाते हैं प्रतिनिधि सभा में, लेकिन ये मतदान नहीं देते हैं। कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 है और इनका प्रतिनिधित्व राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। मूल संविधान में 30,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता था, लेकिन 1963 में 4,45,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन सुनिश्चित किया गया। 435 के अलावा 5 सीटें और हैं, कोलंबिया, सेमोआ, गुआना, वर्जिन द्वीप, प्यूर्टो रिको। इन राज्यों से भी प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, लेकिन यह केवल मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, बाकी सारी कार्रवाई में भाग लेते हैं। आइए अब देखते हैं योग्यता के बारे में। इनकी योग्यता क्या होती है? ये तो हो गई सदस्य संख्या या संगठन। दूसरा है योग्यता। दूसरा पॉइंट योग्यता। इनकी योग्यता वही है जो सीनेट के सदस्यों की है, केवल आयु का अंतर है। यानी कि इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा की सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इनकी उम्र भी, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की भी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा यह 7 वर्ष तक अमेरिका में रह चुके हों, संयुक्त राज्य अमेरिका में रह चुके हों, या जिस राज्य में चुनाव लड़ रहे हों वहाँ के निवासी हों। तीसरा क्या है? जहाँ से वह चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के निवासी हों। ये 3 योग्यता होनी चाहिए। ये 3 योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। 7 वर्ष तक अमेरिका में रह चुके हों, आयु 25 वर्ष हो और वह उस राज्य के निवासी हों जहाँ से वह चुनाव लड़ रहे हों या लड़ना चाहते हों। इसके अलावा वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, सैनिक पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। इन योग्यता के अलावा यह प्रथा भी विकसित हो गई है कि वह राज्य के साथ साथ उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हों जहाँ से चुनाव लड़ रहे हों। यानी कि वह राज्य का निवासी तो राज्य का निवासी होने के साथ साथ उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी होना चाहिए जहां से चुनाव लड़ रहे हों। इसको स्थानीयता का नियम कहा जाता है। इस प्रक्रिया को या इस व्यवस्था को स्थानीयता का नियम कहा जाता है। यानी कि वह स्थानीय हो। यह प्रथा, यह क्या हो गया है? यह प्रथा विकसित हो गई है कि वह स्थानीय निवासी होना चाहिए, उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। तो यह योग्यता है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, योग्यता। निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसे किया जाता है? इनका निर्वाचन कैसे किया जाता है? जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। और मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। यही प्रक्रिया वहाँ भी अपनाई जाती है। मतदाता की आयु जो है, मतदाता की आयु 18 वर्ष होना चाहिए। पहले 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और इनका जो चुनाव कराया जाता है वह एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से कराया जाता है। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को जिताया जा सकता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को चुना जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा निर्वाचन का सिस्टम है कि राज्यों को जिलों में बांट दिया गया है और जिलों को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है। हमारे यहाँ 20 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व का चयन सुनिश्चित किया गया है। यानी कि 20 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह से अमेरिका में देख सकते हैं, अमेरिका में चूंकि आबादी कम है तो यह जो जनसंख्या चली आ रही है 1963 से ही चली आ रही है, लेकिन समय समय पर इसका परिसीमन भी हो सकता है।
तो हमारे यहाँ जिस तरह से एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, एक लोकसभा से एक ही सदस्य को चुनते हैं, इसी तरह से अमेरिका में भी प्रतिनिधि सभा का जो निर्वाचन होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो निर्वाचन होता है, वह एक सीट से, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह से जो हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया है, यही निर्वाचन प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की है। अब आइए देखते हैं अब चौथा, अधिवेशन। इनका अधिवेशन कब होता है? अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, जैसा कि सीनेट का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, वर्ष में एक बार होता है, और इनका अधिवेशन 3 जनवरी से प्रारंभ होता है और करीब 3-4 महीने तक चलता रहता है। अधिवेशन, प्रतिनिधि सभा का जो अधिवेशन होता है वह सीनेट के सदस्यों के, सीनेट के अधिवेशन के साथ ही प्रारंभ होता है। प्रतिनिधि सभा का जो अधिवेशन होता है वह सीनेट के अधिवेशन के साथ ही प्रारंभ होता है। कार्यकाल देखते हैं, कार्यकाल कितना होता है इनका। जैसा कि सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सीनेट एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जाता है, लेकिन प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है। 2 वर्ष के पश्चात फिर से सभी सदस्यों का निर्वाचन कराया जाता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष का है, और हर 2 वर्ष के पश्चात प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन कराया जाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन ये 5 वर्ष अनिश्चित है। 5 वर्ष पूरा यदि लोकसभा कर लेती है तो उसके पश्चात फिर से नया चुनाव कराया जाता है। यही प्रक्रिया अमेरिका में भी है कि अमेरिका में 2 वर्ष के पश्चात चुनाव कराए जाते हैं, प्रतिनिधि सभा का चुनाव कराया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे छोटा कार्यकाल अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का होता है, यानी केवल 2 ही वर्ष वह सदस्य बने रहते हैं, फिर से निर्वाचन में भाग ले सकते हैं और फिर से वह चुनाव जीत सकते हैं। आइए अब देखते हैं गणपूर्ति। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट गणपूर्ति। यह गणपूर्ति क्या होती है? कोरम जिसको हम कहते हैं, कोरम। गणपूर्ति को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कोरम बोला जाता है। यानी कोरम क्या होता है कि इतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए कि सभा की कार्रवाई चल सके। जिस तरह से हम देखते हैं कि लोकसभा की गणपूर्ति 1/10 है। हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है, और 1/10 यानी कि 54-55 सदस्य उपस्थित होते हैं तो सभा की कार्रवाई चल सकती है। लेकिन अमेरिका में कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, बहुमत होना चाहिए। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? बहुमत होना चाहिए, सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। यानी कि 435 सदस्य हैं तो 435 में आधे से अधिक सदस्य उपस्थित होने चाहिए। यदि आधे से अधिक सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो सभा की कार्रवाई नहीं चल सकती। फिर लोगों को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है और लोगों को बुलाकर लाया जाता है, कोरम पूरा किया जाता है, आधे से अधिक सदस्यों का कोरम पूरा किया जाता है। 5वां पॉइंट हो गया। अब 6वां पॉइंट है विशेषाधिकार। आइए अब देखते हैं विशेषाधिकार। सदस्यों के विशेषाधिकार क्या होते हैं? जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, यानी कि भारतीय संसद है, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार होते हैं। इसी तरह से हर देशों की संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार होता है। तो अमेरिका में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं। जैसे इनको भाषण की स्वतंत्रता है, यानी कि यह सदन में खुलकर बोल सकते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है, वहाँ के बहुमत से ही इनको रोका जा सकता है, जिसको हम फिलबस्टरिंग कहते हैं, जिस प्रक्रिया को हम फिलबस्टरिंग कहते हैं। इसके अलावा इनको गिरफ्तारी से उन्मुक्ति है। विशेषाधिकार क्या है? भाषण से स्वतंत्रता प्राप्त है इनको, भाषण से स्वतंत्रता, यह भाषण देने के लिए स्वतंत्र हैं। और दूसरा, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, गिरफ्तार इनको नहीं किया जा सकता है, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति। और तीसरा जो है वह गवाही से उन्मुक्ति, इनको ज़बरदस्ती गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, गवाही से उन्मुक्ति, इनको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, वह सदन में भाषण दे सकते हैं, और उनको गिरफ्तारी से उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। गिरफ्तारी से उन्मुक्तियां प्राप्त है, यानी कि दीवानी मामलों में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक संसद का सत्र चलता हो, यानी कि सीनेट का, यानी कि कांग्रेस का जब तक सत्र चल रहा हो उस दौरान उनको दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। परंतु फौजदारी मामलों में, फौजदारी मामला क्या होता है? जैसे देशद्रोह, मर्डर, हत्या, अनैतिक कार्य वगैरह, इन सारे कार्यों में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अध्यक्ष की अनुमति से उनको कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सदन के परिसर में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वेतन भत्ते 6ठा पॉइंट है। अब 7वां पॉइंट है वेतन भत्ते।
वेतन भत्ते। इनको वेतन भत्ते कितने मिलते हैं? वेतन भत्ते वही हैं जो सीनेट के सदस्यों को मिलते हैं, जो सीनेट के सदस्यों को मिलते हैं वही वेतन भत्ते इनको भी मिलते हैं। जिस तरह से सीनेट के सदस्यों का वेतन $1,74,000 प्रति वर्ष होता है, इसके अलावा उनको पेंशन मिलती है, चिकित्सा सुविधा मिलती है, सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती हैं सब प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को दी जाती हैं और यही सीनेट के सदस्यों को भी दी जाती हैं। और जैसा कि पेंशन इनको कैसे मिलता है? पेंशन जैसा कि सीनेट में भी ये प्रावधान है कि जो 5 वर्ष तक सेवा दे चुके हों उनको पेंशन दिया जाता है। 5 वर्ष से कम जिनका कार्यकाल होता है उनको पेंशन नहीं दिया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल तो 2 वर्ष तक होता है, तो ऐसे में उनको पेंशन कैसे दिया जाता है? उनको पेंशन नहीं दिया जा सकता है जब तक कि वह 5 वर्ष तक सदस्य न रह जाएं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य 5 वर्ष तक न रह जाएं तब तक उनको पेंशन नहीं दिया जाता। यानी कि अमेरिकी संविधान में यह प्रावधान है, अमेरिकी संविधान में यह प्रावधान है कि उनको 2.5 कार्यकाल रहना चाहिए। 2.5 कार्यकाल यानी कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष होता है तो 1 कार्यकाल हो गया, फिर 2 वर्ष, 2 कार्यकाल हो गया, फिर 1 वर्ष, आधा कार्यकाल होगा। यानी कि 5 वर्ष तक उनको सदन का सदस्य रहना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रतिनिधि सभा में जो एक बार सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं अधिकांश उन्हीं को दोबारा चुन लिया जाता है। तो इस तरह से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर उनको पेंशन दिया जाता है। जो सीनेट है या जो प्रतिनिधि सभा है इसकी बैठकें कहाँ होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसकी बैठकें होती हैं। वाशिंगटन डीसी में इसकी बैठकें वाशिंगटन डीसी में होती हैं जहां संयुक्त राज्य की राजधानी है। मुझे लगता है कि अब प्रतिनिधि सभा की संरचना आपको समझ में आ गई होगी कि प्रतिनिधि सभा है क्या, इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है, और इन सदस्यों की योग्यताएं कितनी होती है, निर्वाचन कैसे होता है, अधिवेशन कब होता है, कार्यकाल कितना है, और इसके अलावा गणपूर्ति कितनी होती है, 5वां, 6ठा है विशेषाधिकार क्या होता है, 7वां है वेतन भत्ते इनको कितना मिलता है। आइए अब देखते हैं कार्य और शक्तियां, प्रतिनिधि सभा के कार्य और शक्तियां। आइए देखते हैं प्रतिनिधि सभा के कार्य और शक्तियां, पावर एंड फंक्शन ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। पिछले वीडियो मैंने आपको सीनेट के कार्य और शक्तियां बताया था। यदि आप सीनेट के कार्य और शक्तियों से अवगत होंगे तो प्रतिनिधि सभा के कार्य और शक्तियों को भी अच्छी तरह से जान जाएंगे। यानी कि जो सीनेट की कार्य और शक्तियां हैं वही प्रतिनिधि सभा की भी कार्य और शक्तियां हैं। बस सीनेट को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां अधिक प्राप्त होती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं प्रतिनिधि सभा के कार्य और शक्तियां पर। पहला है विधायी शक्तियां। जैसा कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर विधि बनाती हैं, विधि का निर्माण करती हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको पिछले वीडियो में कि जो बिल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण होता है और दूसरा वित्त विधेयक होता है। तो जो साधारण विधेयक होता है वह कांग्रेस के किसी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन जो वित्त विधेयक होता है वह केवल और केवल प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक जब प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात यह सीनेट में जाता है और सीनेट को वित्त विधेयक पर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसा कि हमारे यहाँ राज्यसभा या ब्रिटेन में राज्यसभा को वित्त विधेयक पर कोई शक्तियां प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में सीनेट को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त होती है। वह वित्त विधेयक के शीर्षक में संशोधन कर सकता है, उसके संरचना में संशोधन कर सकता है और 2/3 बहुमत से पारित करने के पश्चात फिर वह प्रतिनिधि सभा में भेज देता है और प्रतिनिधि सभा से पारित होने के पश्चात फिर राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देता है तब कानून बन जाता है। वही जो साधारण विधेयक है वह कांग्रेस के किसी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, चाहे सीनेट हो चाहे प्रतिनिधि सभा है। चाहे सीनेट में वह भी प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रतिनिधि सभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि साधारण विधेयक प्रतिनिधि सभा में या सीनेट में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है तो दोनों सदनों का बहुमत लिया जाना आवश्यक होता है। यानी कि दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से इस विधेयक को पारित होना आवश्यक होता है। यदि एक सदन में पारित हो जाता है, दूसरे सदन में पारित नहीं होता है तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है। जैसा कि अपने यहाँ हम देखते हैं या ब्रिटेन में देखते हैं
कि ब्रिटेन साधारण विधेयक के ब्रिटेन में कॉमन सभा द्वारा भेजे गए विधेयकों के संदर्भ में लाल सभा अधिक से अधिक 1 वर्ष तक विलंब कर सकती है और भारत में 6 महीने का विलंब कर सकती है। 6 महीने के पश्चात यदि लोकसभा चाहे तो उसको पारित कर सकती है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। यदि एक सदन पारित कर देता है, एक सदन पारित नहीं करता है, तो वह विधेयक प्रायः समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विधि निर्माण के क्षेत्र में सीनेट को और प्रतिनिधि सभा को दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। अब दूसरा देखते हैं कार्यपालिका संबंधी कार्य। जैसा कि कार्यपालिका का मतलब यहाँ क्या है? राष्ट्रपति से है। कार्यपालिका का मतलब यहाँ राष्ट्रपति से है। सीनेट को कार्यपालिका के संबंध में पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति विदेशों से जो संधि करता है, समझौते करता है, नीतियाँ बनाता है या नियुक्तियाँ करता है, संघीय पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ करता है, उस नियुक्तियों पर सीनेट का अनुसमर्थन लेना आवश्यक होता है। सीनेट जब तक अनुसमर्थन नहीं देता है या स्वीकृत नहीं देता है, तब तक वह नियुक्तियाँ वैध नहीं मानी जाती हैं या फिर संधियाँ वैध नहीं मानी जाती हैं, समझौते वैध नहीं मानी जाती। यानी राष्ट्रपति जो भी करता है उन कार्यों पर सीनेट की स्वीकृति लेता है। लेकिन प्रतिनिधि सभा को ऐसा कोई अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से कोई आज्ञा मांगे या राष्ट्रपति की नियुक्तियों को वैध करे या अवैध करे। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करता है। यानी कि युद्ध की जो घोषणा होती है वह दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से होती है। और इसके अलावा प्रतिनिधि सभा समिति का गठन करता है और समितियों का गठन करके विभिन्न प्रकार की जांच करा सकता है। और प्रतिनिधि सभा को विभिन्न स्वतंत्र नियामकी आयोगों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग होते हैं, स्वतंत्र नियामकीय आयोग, इनकी नियुक्ति का अधिकार दिया गया है प्रतिनिधि सभा को। और यह स्वतंत्र नियामकीय आयोग का गठन करके यह कुछ कार्य उनको सौंप सकता है। तो प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका संबंधी पर्याप्त शक्तियां प्राप्त नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा के पास ये सारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं जो बहुत ही कम हैं। उसको कुछ मामलों में समिति बनाने का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसके माध्यम से वह कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रख सकती है। तीसरा पॉइंट आते हैं संवैधानिक संशोधन। जो संवैधानिक संशोधन होता है यानी कि संविधान संबंधी संशोधन जो होता है, यह दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित किए जाते हैं। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित किए जाते हैं। संवैधानिक संशोधन सीनेट में 2/3 बहुमत की स्वीकृति होती है और प्रतिनिधि सभा में भी 2/3 बहुमत की स्वीकृति लेनी होती है। यानी कि जो संवैधानिक संशोधन होते हैं वह दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। निर्वाचन संबंधी शक्तियां। जिस तरह से सीनेट को उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त है, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी पार्टी को किसी भी सदस्य को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो वह प्रथम 2 उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों में से किसी एक को निर्वाचित घोषित कर सकता है। इसी तरह से प्रतिनिधि सभा भी यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं मिलता है तो यह प्रथम 3 उम्मीदवारों में से जो बहुमत प्राप्त, जो अधिक वोट पाया होता है उसी को वह विजयी घोषित कर सकती है। यानी कि प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी भी प्रत्याशी को राष्ट्रपति घोषित कर सकती है जिसको अधिक मत मिले होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति का चुनाव करने के संबंध में कुछ विशेष अवसरों पर शक्तियां प्राप्त है। इसी तरह से सीनेट को कुछ विशेष अवसरों पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने की शक्तियां प्राप्त हैं। आइए अब 5वां पॉइंट देखते हैं, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां क्या है? न्यायिक शक्तियां, महाभियोग की शक्तियां। यह महाभियोग क्या है? जैसे कि राष्ट्रपति देश का जो संवैधानिक अधिकारी होता है, संवैधानिक पदाधिकारी होता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया या न्यायाधीश हो गए या फिर अन्य संघीय पदाधिकारी हो गए, इनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा कायम किया जा सकता है। यानी कि यदि पाया जाता है कि यह देशद्रोह में लिप्त हैं, कदाचार में लिप्त हैं या अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, तो इन आधारों पर राष्ट्रपति के ऊपर, उपराष्ट्रपति के ऊपर, न्यायाधीशों के ऊपर मुकदमा कायम किया जा सकता है, यानी कि महाभियोग लगाया जा सकता है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वह प्रतिनिधि सभा में पहले प्रारंभ होती है, सीनेट में नहीं प्रारंभ होती है, पहले प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ होती है। और प्रतिनिधि सभा में साधारण बहुमत से पारित होने के पश्चात इसको सीनेट में भेजा जाता है। तो प्रतिनिधि सभा में ही सर्वप्रथम महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रतिनिधि सभा की एक न्यायिक समिति होती है, न्यायिक समिति होती है। यह न्यायिक समिति
उस पदाधिकारी के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करती है। पहले एक न्यायिक समिति होती है, प्रतिनिधि सभा की एक न्यायिक समिति होती है, या इसको हाउस ऑफ जुडिशरी कहते हैं, हाउस ऑफ जुडिशरी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ जुडिशरी। यह जो हाउस ऑफ जुडिशरी होती है, यह आरोपों की जांच करती है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं उन पर लगाए गए आरोपों की जांच करती है। यदि यह पाती है कि राष्ट्रपति के ऊपर या उस पदाधिकारी के ऊपर महाभियोग लगाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं, यानी कि यह आधारों की जांच करती है। यह आधारों की जांच करती है कि आधार क्या है, किस आधार पर महाभियोग लगाया गया है, किस आधार पर महाभियोग लगाया गया है। जब यह संतुष्ट हो जाती है, यह हाउस ऑफ जुडिशरी जब यह संतुष्ट हो जाती है कि नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप के पर्याप्त आधार हैं, राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों के पर्याप्त आधार हैं, तो वह फिर संतुति कर देती है। न्यायिक समिति जो होती है यह संतुति कर देती है। यह किसको भेज देती है? प्रतिनिधि सभा को भेज देती है, और प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत से इसको पारित कर देती है। पहले यह साधारण बहुमत से इसको पारित कर देती है, फिर सीनेट में भेज देती है। फिर कहाँ भेजती है? सीनेट में भेज देती है। फिर सीनेट में भेज देती है तो सीनेट में फिर वह न्यायिक प्रक्रिया आरंभ होती है, महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ होती है, और दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया पारित की जाती है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जरूरी है कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये क्या है? यही इनकी न्यायिक शक्तियां हैं कि यह महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं विभिन्न पदाधिकारियों पर। जैसे मान लीजिए कि किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। एक सदन पारित करना चाहता है और दूसरा सदन नहीं पारित करना चाहता है, यानी कि सीनेट पारित करना चाहता है और प्रतिनिधि सभा पारित करना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वहाँ एक संयुक्त सम्मेलन समिति होती है, सम्मेलन समिति होती है या समन्वय समिति होती है। यह उस विधेयक को फिर जिस विधेयक के ऊपर विवाद उत्पन्न हो जाता है, उस विधेयक को सम्मेलन समिति या समन्वय समिति में भेज दिया जाता है, और इस सम्मेलन समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि सभा के भी और सीनेट के भी सदस्य होते हैं, बराबर संख्या में होते हैं। अब इनकी बैठक होती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। इस सम्मेलन समिति में विचार विमर्श किया जाता है। यदि सहमति बन जाती है उस विधेयक के ऊपर, तब वह विधेयक पारित कर दिया जाता है। यदि सहमति नहीं बनती है तो उस विधेयक को फिर समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से विधेयकों के संबंध में हम देखते हैं कि दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। आइए अब देखते हैं प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। पदाधिकारी, जिस तरह से सीनेट में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। सीनेट में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और जो उपाध्यक्ष होता है, यानी कि जो उपाध्यक्ष होता है उसको क्या बोला जाता है? प्री टेम्पोरर बोला जाता है। तो प्री टेम्पोरर को सदन के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सीनेट के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस तरह से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है। इसी तरह से प्रतिनिधि सभा का भी एक अध्यक्ष होता है, एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। एक स्पीकर होता है। जिस तरह से सीनेट में हम देखते हैं कि विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सीनेट का सचिव होता है, सार्जेंट एट आर्म्स होता है। इस तरह से विभिन्न पदाधिकारी होते हैं। इसी तरह से प्रतिनिधि सभा में भी विभिन्न पदाधिकारी होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है, सार्जेंट एट आर्म्स होता है, प्रतिनिधि सभा का सचिव होता है, विभिन्न प्रकार की समितियाँ होती हैं। तो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 धारा 2 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 1 धारा 2 में यह कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य सभापति व अन्य पदाधिकारी का चयन करेंगे। तो स्पीकर का निर्वाचन जो किया जाता है वह प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इनका निर्वाचन होता है, यानी कि 2 ही वर्ष कार्यकाल होता है। तो एक बार जो स्पीकर चुना जाता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के पश्चात फिर से चुना जाता है। स्पीकर जो होता है वह बहुमत दल का मनोनीत नेता होता है। जिसका बहुमत होता है सदन में, जिसका बहुमत होता है उसी बहुमत पार्टी का मनोनीत लीडर होता है। जैसे कि जनवरी 2023 में प्रतिनिधि सभा का चुनाव होता है, तो चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी केविन मैकार्थी को चुना जाता है। केविन मैकार्थी। यह स्पीकर कौन होता है? केविन मैकार्थी। जनवरी 2023 में चुना जाता है।
जनवरी 2023 में इनको चुना जाता है प्रतिनिधि सभा के द्वारा। केविन मैकार्थी इस प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर हैं, 55वें स्पीकर हैं। इनको 216 मत प्राप्त हुए थे, 216 मत प्राप्त हुए थे। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हकीम शेकाऊ को 212 मत मिले थे, 212 मत मिले थे। यानी हकीम शेकाऊ को 212 मत मिलते हैं और केविन मैकार्थी को 216 मत मिलते हैं। इस तरह से केविन मैकार्थी विजयी हो जाते हैं और केविन मैकार्थी को जनवरी 2023 में प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना जाता है। तो जो जनवरी 2023 में चुनाव हुआ था उसमें प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन की सीटें 222 हो गई थी। रिपब्लिकन की सीटें कितनी हो गई थी? 222 हो गई थी रिपब्लिकन की सीटें, और डेमोक्रेटिक की सीटें 212 हो गई थी। और डेमोक्रेटिक की सीटें कितनी हो गई थी? 212। यह रिपब्लिकन की हो गई थी, यह डेमोक्रेटिक पार्टी की हो गई थी। परंतु वर्तमान में अभी परंतु 3 अक्टूबर 2023 को एक और घटना घटित होती है अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के इतिहास में। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के इतिहास में एक घटना घटित होती है जो कि अब तक घटित नहीं हुई थी। वह घटना क्या थी? केविन मैकार्थी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। केविन मैकार्थी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का पारित कर दिया जाता है और केविन मैकार्थी को हटाया जाने लगता है। शट डाउन संकट, जो अमेरिका में शट डाउन संकट आया है, उसमें सरकार का यह आरोप था कि केविन मैकार्थी सहयोग नहीं कर रहे हैं। केविन मैकार्थी सहयोग नहीं कर रहे हैं और इससे दुखी होकर सरकार के सहयोग से विभिन्न सांसद मिलकर केविन मैकार्थी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं और फिर इनके पक्ष में 210 वोट पड़ते हैं। इनके पक्ष में कितने वोट पड़ते हैं? केविन मैकार्थी के पक्ष में 210 वोट पड़ते हैं और एक नए सांसद को स्पीकर चुना जाता है जिसका नाम है पैट्रिक मैकहेनरी। पैट्रिक मैकहेनरी को नया सांसद चुना जाता है। इनके पक्ष में वोट पड़ते हैं 216। इनके पक्ष में कितने वोट पड़ते हैं? 216। तो पैट्रिक मैकहेनरी के पक्ष में 216 वोट पड़ते हैं। तो इस तरह से अमेरिका में 3 अक्टूबर 2023 को, यानी कि अभी 3 दिन पहले, पैट्रिक मैकहेनरी को प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना जाता है। पैट्रिक मैकहेनरी को प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना जाता है। तो 3 अक्टूबर 2023 को अमेरिका में प्रतिनिधि सभा में, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में पैट्रिक मैकहेनरी को 216 मतों से वहां का स्पीकर चुना जाता है, प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना जाता है। तो वर्तमान में प्रतिनिधि सभा का स्पीकर कौन है? पैट्रिक मैकहेनरी। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रतिनिधि सभा के कार्य और शक्तियां बताया। विधायी कार्य कौन सी हैं या विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कौन कौन सी हैं, संवैधानिक संशोधन संबंधी शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ये सब आपको बताया। साथ ही पदाधिकारी, स्पीकर का चुनाव कैसे होता है और स्पीकर कौन है इसमें, इसके बारे में अवगत कराया। तो अब तक मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस को समाप्त किया, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट की कौन कौन सी शक्तियां हैं, सीनेट की संरचनाएं क्या है, प्रतिनिधि सभा की संरचनाएं क्या है, प्रतिनिधि सभा की कौन कौन सी शक्तियां हैं, इन सबको मैंने आपको समाप्त किया। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कांग्रेस की विधायी प्रक्रिया, कांग्रेस में विधियां कैसे बनती हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर जा सकते हैं। वहां जाकर विभिन्न PDF अपलोड हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड। आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उस PDF को पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस की विधायी प्रक्रिया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।